बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्रॉपर डेफिनेशन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पे कैपेसिटर्स को वाइडली यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फ़ैन की एग्जांपल ले लें तो इलेक्ट्रिकल फ़ैन के अंदर कैपेसिटर्स को चार्ज स्टोरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर्स रेगुलर टाइम इंटरवल्स में चार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं और इस तरह फ़ैन को रन करते रहते हैं। रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे भी कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, चार्ज स्टोरिंग पर्पसेस के लिए कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है। इवन के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लें तो वहाँ पे कैपेसिटर्स को चार्ज स्टोरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कैपेसिटर्स हैं ये किसी भी डिवाइस को स्मूथली रन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेट से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क कर रही है और एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी है ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएट मीन ऑन ऑफ हो रही है। ऐसे स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर चूँकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी कैपेसिटर चार्ज होगा। अगर लाइट माइन्यूट से टाइम के लिए गायब होगी तो कैपेसिटर उस थोड़े से टाइम तक डिस्चार्ज होते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस को सप्लाई करता जाएगा। इस तरह उस माइन्यूट से टाइम इंटरवल में जिस टाइम पे लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइस को दे रहा होता है और अगले ही इंस्टेंट पे जब लाइट दोबारा से आ जाती है तो कैपेसिटर फिर से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो अगर लाइट बार बार फ्लक्चुएट कर रही है तो बार बार फ्लक्चुएट करने से जो कैपेसिटर है ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग में आपकी डिवाइस को स्मूथली रन करता रहता है, फिर डिवाइस बर्न नहीं होती। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर किसी भी डिवाइस को स्मूथली रन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली कैपेसिटर जो है ये आप डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर देखते हैं, रेडियो के अंदर देखते हैं, टेलीविज़न के अंदर देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, वॉचेस के अंदर देखते हैं, फैंस के अंदर देखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर देखते हैं। लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है, बाज़ कैपेसिटर्स आपने जो है वो बीट शेप के देखे होंगे। ठीक है, बाज़ कैपेसिटर सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होंगे और इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कैपेसिटर है क्या और कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, कैपेसिटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और ये चार्ज को कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। व्हाट इज़ अ कैपेसिटर? अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। ओके, फर्स्ट वन पॉइंट है डेफिनेशन का। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है। कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके फिगर पे आ जाते हैं और फिगर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन हम समझ जाएंगे। ठीक है, देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, और यू कैन से दैट इट कंसिस्ट ऑन टू कंडक्टर्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। ठीक है, ये दो कंडक्टर्स पे कंसिस्ट करती है और ये कंडक्टर्स आमतौर पे क्या होती है, पैरेलल प्लेट्स होती हैं। दीज प्लेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर by a very small distance. Let d be the distance or separation between the plates. ये प्लेट्स एक दूसरे से बहुत ही माइन्यूट से डिस्टेंस पे मौजूद होती हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस या सेपरेशन है, इस डिस्टेंस या सेपरेशन को हम d का नाम दे देते हैं। One plate of the capacitor is connected with the positive terminal of the battery, while other plate is connected with the negative terminal of the battery. इस तरह जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे।
और जो प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी, इस पूरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब क्या होगा कि चूंकि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, दरमियान में वैक्यूम है, वैक्यूम से मुराद कोई मीडियम नहीं है। हाँ, अगर कोई मीडियम रख देते हैं, मिसाल के तौर पे दरमियान में कोई इंसुलेटर रख दें, एयर रख दें, वुड रख दें, पेपर रख दें, वो जो मीडियम सेंटर पे रखेंगे उस मीडियम को जनरली डाई इलेक्ट्रिक का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो इंसुलेटिंग मीडियम जो आप दोनों प्लेट्स के दरमियान पे रखेंगे, इस मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? द इंसुलेटर, द इंसुलेटिंग मीडियम which is placed between the plates of the capacitor called the dielectric। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है। अगर कुछ भी नहीं रखा तो वैक्यूम है, अगर कोई चीज़ रख दी, वुड रख दिया, पेपर रख दिया, कोई और इंसुलेटर रख दिया, उसको हम क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। तो लेट्स से कि ये दोनों प्लेट्स वैक्यूम से सेपरेटेड हैं या किसी डाइलेक्ट्रिक से सेपरेटेड है। हम कहते हैं इस केस में फर्ज कर लें कोई भी मीडियम नहीं है, हम कहते हैं वैक्यूम है। तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को फॉरएवर बाइंड रखेंगे। ओके, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो चार्ज है, चार्ज डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। व्हाट इज V? V इज द अप्लाइड पोटेंशियल। ये अप्लाइड पोटेंशियल और यही पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट्स भी जनरेट होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी इट मीन्स कि चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर्ड है, और जितनी पोटेंशियल कम होगी इसका मतलब है चार्ज उतना कम स्टोर है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। तो कह सकते हैं कि लेट Q be the equal and opposite charge across the each plate and V with the potential applied, then Q is directly proportional to applied voltage. If we replace the proportionality sign with the sign of equality, we have to write a constant. This constant is denoted by C, called capacitance of the capacitor. यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को C कह देंगे, और ये जो C है, इस C को हम क्या कहेंगे? ये C आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब चलेंगे कैपेसिटेंस से क्या मुराद है। बेसिकली कैपेसिटेंस से मुराद कैपेसिटर की वो एबिलिटी होती है, ठीक है, जो कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने की रखता है। तो आप कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। वो एबिलिटी जो कैपेसिटर क्या करते हैं? चार्ज स्टोर करने की रखता है, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं। या ऊपर वाली इक्वेशन से देखें, यहाँ से V को इस तरफ ला के डिवाइड कर दें, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई V, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इज इक्वल टू C। आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज C इज इक्वल टू Q बाई V। Q की यूनिट होती है कूलम, V की यूनिट होती है वोल्ट, तो ये बनता है कूलम पर वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बनती है? कूलम पर वोल्ट, कैपेसिटेंस की यूनिट। इसको हम आमतौर पे क्या लिखते हैं? फैरेड लिखते हैं। ठीक है, और अदर यूनिट्स में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। छोटी यूनिट्स के अंदर माइक्रो फैरेड है 10 पावर माइनस 6 फैरेड के, पिको फैरेड है 10 पावर माइनस 12 फैरेड के। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस है, एबिलिटी है कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। बेसिकली जो कैपेसिटर्स है, ये डिफरेंट कैपेसिटर्स डिफरेंट चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। बाज़ ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो कम चार्ज को स्टोर करते हैं, बाज़ ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। जो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा
इट मीन्स इसकी एबिलिटी ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है। और जो कम चार्ज को स्टोर करता है इसकी एबिलिटी कम है, इट मीन्स इसकी क्या है, कैपेसिटेंस कम है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ये डिपेंड करती है, कैपेसिटर्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हम बाद में देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि कैपेसिटेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, और कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर डिक्रीज़ करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन हम इसके अंदर कैसे ला सकते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 और ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब गौर से देखिएगा, अगर मैं अगेन फिगर पे आ जाऊं तो फिगर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से दो बातें ध्यान में रखिएगा कि चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ईच प्लेट। तो आप यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड क्यू बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लग सकता है। एक चीज़ हमने और पढ़ी है पिछले टॉपिक के अंदर, और वो ये पढ़ा था कि दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमने गाउस लॉ से कैलकुलेट की थी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात भी दूसरी जहन में होनी चाहिए। और तीसरी बात आपके जहन में होनी चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट करते हैं। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 बातें याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें बताई? पहली बात मैंने ये बताई कि आपके पास चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ईच प्लेट, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए चार्ज पर यूनिट एरिया। एक बात। दूसरी बात, दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम गाउस लॉ से कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए, यानी माइनस डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये 3 चीज़ें इसमें लगनी है, ये मैंने आपको रिपीट करा दी। अब हम इनको अप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। इक्वेशन नंबर 2 है Q इज इक्वल टू CV, और यहाँ से हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया, C इज इक्वल टू Q बाय V है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को हम बाद में फिर यूज करेंगे, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। देखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू V बाय D, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन यूज नहीं किया। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बात बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करती है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या है? अच्छा, ये V यहाँ पे पोटेंशियल है, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, और डेल V बाय डेल R को आपने कैपिटल V बाय D लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, इसको इक्वेशन 4 कह देंगे। चार्जेस दोनों प्लेट्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A लगा सकते हैं। और गाउस लॉ से हमने कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दोनों प्लेट्स के दरमियान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो 3 इक्वेशन हमारे पास नहीं बन गई। एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, एक इक्वेशन नंबर 5 और एक इक्वेशन नंबर 6 बन गई। ठीक है, अब देखेंगे आपके पास क्या है कि हम सिग्मा की वैल्यू उठाएंगे कहाँ से? इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा, हाँ इक्वेशन नंबर 5 से उठाएंगे। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई, उठा के कहाँ पे पुट करेंगे? 6 में पुट करेंगे। तो देखें, E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को साइड पे लिख दिया, सिग्मा की जगह आ गया Q डिवाइडेड बाई A। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 में क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इक्वेशन नंबर 4 में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट से आई थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने
गाउस लॉ से जो कैलकुलेट की थी उसमें सिग्मा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन 4 है, एक इक्वेशन 7 है। दोनों की जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 की वो तो सेम है। राइट साइड को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 7 आपके पास आ जाएगी। इक्वेशन 4 की लेफ्ट साइड थी v/d और इक्वेशन 7 की जो इक्वेशन 4 की राइट साइड थी v/d। इक्वेशन 7 की जो राइट साइड है वो है q/a∈0। तो आपने क्या कर दिया, आपने दोनों को कंपेयर कर दिया। अब यहाँ से देखें कि कैपेसिटेंस का फार्मूला था C = Q/V। ठीक है, Q/V। इसको हमने पीछे इक्वेशन 3 कहा था, याद आने के लिए फिर लिख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से Q/V को सेपरेट करना है। तो देखें V इस तरफ ला के डिवाइड कर देते हैं, Q/V बन जाएगा। ये Q/V बन गया। A∈0 को इधर ला के टॉप पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, A∈0/d आ जाएगा। तो Q/V की जगह पे आप राइट कर देंगे C = A∈0/d आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन बनी C = A∈0/d और इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 कह दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे वैक्यूम ना होता बल्कि मीडियम होता तो मीडियम के केस में हमें εr को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता। तो अगर ε0 के साथ ऊपर आप εr भी लिखते आते तो जस्ट इस इक्वेशन में यहाँ पे εr भी मौजूद होता। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स C' = A∈0εr/d। ठीक है, जस्ट ε0 के साथ एक εr भी इसके साथ आ जाता। ये आपके पास इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशन आपको बात बताती है कि कैपेसिटेंस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी केम टू नाउ दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द 3 factors. First one is the area of the plates. If we increase the area of each plate, the capacitance also increases because capacitance is directly proportional to the area of the plates. ठीक है, एरिया प्लेट का जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे और जितने ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे कैपेसिटेंस उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर है εr medium. If we introduce the medium between the plates or dielectric, capacitance also increases. So in the presence of some medium or dielectric, the capacitance increases. And third one is the separation between the plates D. अगर D को कम कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी बिकॉज D इज इनवर्सली रिलेटेड विद द कैपेसिटेंस। C और D आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो या वेरी करना हो तो वेरिएशन लाने के लिए एरिया को बढ़ा देते हैं और मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं या डिस्टेंस को वेरी कर देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के पेश नज़र जो कैपेसिटर्स हैं ये हमारे पास मार्केट्स के अंदर डिफरेंट शेप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर्स की फिर 2 टाइप्स भी यहाँ से बनती हैं। एक आपके पास आता है फिक्स्ड कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को चेंज ना किया जा सके उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, और ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस को चेंज किया जा सकता है उसको कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर में एरिया, ये जो मीडियम का पैरामीटर है या डिस्टेंस है, ये सेम रहते हैं इसलिए उसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड होती है। जबकि वेरिएबल में अगर एरिया बढ़ा दें तो कैपेसिटर का साइज भी बढ़ जाएगा
लार्ज साइज वाले कैपेसिटर्स डिज़ायरेबल नहीं होते। हम मीडियम चेंज कर सकते हैं, हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि 2 आप शीट्स ले लें, जस्ट लाइक अ पेज। मेटल की एक शीट ले ली फ्लेक्सिबल, इसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक रखा, फिर दूसरी शीट रख ली और दूसरी शीट रखने के बाद इनको रोल कर दिया, ठीक है। रोल करने के बाद ये सिलेंड्रिकल शेप में बन जाएंगे और सिलेंड्रिकल शेप में 2 टर्मिनल्स आप वहाँ से बाहर निकाल देंगे, उससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस किया जाएगा। तो इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप वाले कैपेसिटर्स बन जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि कैपेसिटर्स को चेंज करते हुए आप क्या करते हैं कि आप एरिया एप्सिलॉन आर या डी को चेंज कर देते हैं, लेकिन बनाने के बाद अगर इनका एरिया एप्सिलॉन आर या डी ये फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाएगा। अगर उनमें वेरिएशन ला सकते हैं तो फिर वो वेरिएबल कैपेसिटर कहलाएगा। जैसे आपके पास बाज़ ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनको आप किसी नॉब के थ्रू मूव कराते जाएं तो जो एरिया ऑफ प्लेट्स है ये चेंज हो सकता है और एरिया ऑफ प्लेट चेंज होने से कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाती है। जैसे रेडियो के अंदर आप जो कैपेसिटर देखते हैं उसमें जो जब आप नॉब को घुमा रहे होते हैं तो उसके साथ लगे हुए जो सेट्स ऑफ प्लेट्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रही होती हैं और जब एरिया फेस करने वाला ज़्यादा हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और जब फेसिंग एरिया कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाती है। तो वेरिएबल कैपेसिटर्स लगे होते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाय इक्वेशन 8। इक्वेशन 9 आपके पास थी C प्राइम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D मीडियम के केस में। इक्वेशन 8 आपके पास थी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो C प्राइम को C पे डिवाइड किया, इनके जो राइट साइड्स हैं इनको राइट साइड पे डिवाइड कर दिया। यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट बाय D A एप्सिलॉन नॉट बाय D कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एप्सिलॉन R बच जाएगा और एप्सिलॉन R इक्वल है C प्राइम बाय C के। तो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी की थर्ड वन डेफिनेशन भी निकाली जा सकती है और थर्ड वन डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम called the relative permittivity of the medium, ठीक है। the ratio of capacitance in the presence of dielectric यानी C प्राइम to the capacitance in vacuum called relative permittivity। यहाँ पे C प्राइम बड़ा है, मीडियम के केस में जो C की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपके पास C प्राइम की वैल्यू लार्ज है, C की वैल्यू कम है, तो C प्राइम को C पे डिवाइड किया, बड़ी वैल्यू को छोटी पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन R की 1 से ग्रेटर वैल्यू होगी। जबकि अदर डेफिनेशन में आप इसकी डेफिनेशंस करते हैं एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F बाई F प्राइम, ठीक है। फोर्स बिटवीन द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम। और इधर से भी आप डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इसकी 3 डेफिनेशंस बनती हैं। एक डेफिनेशन आपने यहाँ से की थी, दूसरी डेफिनेशन आपने यहाँ से की थी और थर्ड वन डेफिनेशन आप इस रिलेशन से करते हैं। तो कहीं भी अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो सिंगल वन डेफिनेशन इज नॉट इनफ, आप तीनों डेफिनेशंस करेंगे, तीनों फार्मूलाज आप राइट करेंगे, तब जाके इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।